नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गो विथ स्टोरीज के यूट्यूब चैनल पर गेम ऑफ डेथ का एपिसोड संख्या 18। अब आगे। तुम जो कोई भी हो, एक बात अच्छी तरह से जान लो कि ये प्रॉपर्टी अब हमारी है, इसलिए फौरन यहाँ से दफा हो जाओ, वरना पुलिस को कॉल कर दूंगा। असद गुस्से से बोला। जवाब में इस बार पहले से ज्यादा भयानक ठहाका गूंजा। हंस क्यों रहा है साले? रोहतास करीब करीब चिल्ला ही पड़ा। हिम्मत है तो सामने क्यों नहीं आ जाता? जरूर आऊंगा, मगर उससे पहले जरा अपने इस दोस्त से तो पूछो कि इसने मेरी हवेली कब खरीद ली। मैं बेच नहीं सकता क्योंकि बरसों पहले मेरी मौत हो गई थी। मेरा भतीजा तो जिंदा है, वह भी नहीं बेच सकता क्योंकि देश से बाहर है। फिर किससे खरीद ली ये हवेली? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी सल्तनत में कदम रखने की? ये क्या कह रहा है सैंडी? अरशद ने पूछा। झूठ बोल रहा है या तू झूठ बोल रहा है हमसे? पागल हो गया है? तुझे क्या मेरी औकात इतनी कम लगती है कि मैं इस हवेली को नहीं खरीद सकता? नहीं, तेरी औकात पर मुझे कोई शक नहीं है। तू चाहे तो ऐसी 2 दर्जनें हवेलियां और खरीद सकता है, मगर अभी बात इस हवेली की है। सच सच बता, तूने इसे परचेज कर रखा है ना? हाँ, कर रखा है, वह बोला तो इस बार उसके लहजे में पहले जैसा जोर नहीं था। खा मंडली की कसम। अरे कहाँ की बात कहाँ पहुँचा दे रहा है पापी। मान ले मैंने हवेली को नहीं भी खरीदा है तो 50 साल पहले मर चुका उसका मालिक यहाँ भूत बनकर घूम रहा है। ये क्या कोई मानने वाली बात है? उस बारे में हम बाद में सोचेंगे। पहले ये बता कि आज की तारीख में ये हवेली तेरी मलकियत में है या नहीं? नहीं है। उसका सिर झुक गया। हे भगवान! सबने एक साथ सिसकारी भरी। अगर नहीं खरीदा था बेबी तो तुमने यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी, मैं आता भी नहीं। लेकिन कुछ दिनों पहले मेरे एक नौकर ने इस हवेली की कथा कहानी शुरू कर दी थी और ऐसी बातें बताई जिन पर मैं यकीन नहीं कर सका। फिर इस इलाके में पहुंचकर मैंने जयदीप और नैना ने थोड़ी पूछताछ की तो पता लगा आसपास के लोग इसे साबित समझते हैं, इसलिए कोई इधर आता जाता भी नहीं है। ये भी पता लगा कि इसका मालिक विदेश में रहता है और ये जगह सालों से खाली पड़ी है। तभी हम तीनों ने मिलकर इसे अपनी ऐशगाह बनाने का फैसला कर लिया। और क्या पहली बार मैंने ऐसा कुछ किया है जो तुम सब चौंक कर दिख रहे हो? क्या इससे पहले हम कहीं बड़े कारनामों को अंजाम नहीं दे चुके हैं? फिर इस बार हैरानी क्यों? क्योंकि तूने बात छिपाई और कोई वजह नहीं है। ठीक है, छिपाई, सॉरी। इट्स ओके पापियो, रोहतास बोला। जो हो गया वो हो गया, आगे जो होगा सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। इस सल्तनत के बादशाह को छठी का दूध ना याद दिला दिया तो मैं पापी नहीं, कहकर वह गर्दन ऊपर करके जोर से चिल्लाया। सामने आ हरामजादे, देखो तो सही तू कितना बड़ा भूत है। मुझसे बड़ा तो क्या होगा? जवाब में फिर से ठहाका सुनाई दिया। हंस ले, क्योंकि जल्द ही तुझे रोना पड़ जाएगा। उससे पहले तुम सब जरा अपने अरमान तो पूरे कर लो। कौन से अरमान? क्या हनी का नंगा नाच नहीं देखोगे? तब पहली बार उनका ध्यान इस तरफ गया कि हनी उसके साथ नहीं थी। फिर दूर मैट्रेस की तरफ रोशनी फेंकी गई जो वहां तक पहुंच तो नहीं सकी, मगर नज़ारे का एहसास बराबर हो गया, जिसे देखकर सब जहां के तहां फ्रीज होकर रह गए। नैना का आधा शरीर मैट्रेस के ऊपर था और आधा नंगे फर्श पर, और दूर से ही पता लग जाता था कि वह अपने होशो हवास में नहीं थी। मगर रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा कुछ और था। हनी का शरीर धीरे धीरे झूमता हुआ सा हवा में ऊपर उठता जा रहा था। यूं लग रहा था जैसे वह कोई प्रेत आत्मा हो या जैसे उसने उड़ने की तालीम हासिल कर ली हो। जाती हूँ पापियो। हनी की आवाज सुनकर उनकी तंद्रा भंग हुई। एंजॉय करो, आज ये हनी तुम लोगों को ऐसे जलवे दिखाएगी जिसे देखकर तुम सबके होश उड़ जाएंगे। देखो
नाच देखो इस रंडी का। फिर वही अजनबी आवाज, नहीं रुको, अब सिर्फ मैं देखूंगा। आज के बाद ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए नाचेगी। चल लड़की, तुझे मेरे साथ प्रेत लोक में चलना है। आवाज सुनकर सब एक साथ तेजी से डांसिंग फ्लोर की तरफ दौड़े, मगर जब तक वहां पहुंच पाया, हनी का शरीर दूसरी मंजिल के लेवल पर पहुंच चुका था, जिसका बस एहसास भर हो रहा था। साफ साफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सबने अपने मोबाइल का रुख ऊपर की तरफ कर दिया, मगर किसी दूसरे शख्स के दर्शन नहीं हुए। फिर मोबाइल की रोशनी ऊपर तक पहुंच भी तो नहीं रही थी। हैरानी की बात थी कि वह चिल्लाई नहीं, किसी से बचाने को भी नहीं कहा, और जो कहा यूं कहा जैसे अपनी मर्जी से कहीं चली जा रही हो। मारे बखलाहट के सबका बुरा हाल हो उठा। भूत प्रेतों की बात पर यकीन करने वाले जीव नहीं थे, इसलिए ये बात अभी तक उनका मन कबूल नहीं कर पाया था कि वहाँ जो कुछ घटित हो रहा था वह इंसानी कारनामा ना होकर प्रेत लीला थी। उसी वक्त सैंडी को सीढ़ियों का ध्यान आया। उसने झपटकर अपने बैग से रिवॉल्वर निकाला और पूरी ताकत से उधर को दौड़ लगा दी। उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी दौड़ पड़े। किसी को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि नैना वहां फर्श पर बेसुध पड़ी थी या शायद मर चुकी थी। सब छत पर पहुंचे। गन सामने ताने सैंडी सबसे आगे आगे चल रहा था। हर तरफ भयानक अंधेरा फैला हुआ था। मोबाइल की रोशनी बेशक उनके काम आ रही थी, मगर पर्याप्त नहीं थी। उससे बस 10-15 फीट की दूरी तक ही देखा जा सकता था, जबकि छत सैकड़ों फीट लंबी चौड़ी थी। हवा की रफ्तार अभी भी तेज थी। पेड़ों का चरमराना जारी था। हल्की बारिश भी हो रही थी, मगर सबके सब पहले से ही खून से भीगे पड़े थे, इसलिए उस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। छहों लोग छतरी नुमा गुंबद के पास पहुंचकर रुक गया। वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हनी को लेकर सैंडी बोला, चलो ढूंढते हैं। अरे ये भी तो पता लगाए कि गया किधर से। 2 मंजिलों से छलांग तो नहीं लगा दी होगी कमीने ने। हर तरफ फैल जाओ, किसी भी तरह उसे ढूंढो प्लीज। रोहतास धर्राए स्वर में बोला। डोंट वरी, मिल जाएगी। वानी हौसले से उसके कंधे पर हाथ रखती हुई बोली। अलग अलग होकर ढूंढते हैं, किसी को कुछ दिखाई दे तो आवाज लगा देगा, नहीं दिखे तो 5 मिनट बाद हम सब यहाँ वापस लौट आएंगे, अरशद ने कहा। तत्पश्चात सब छत पर बिखर गए। हनी को तलाशते आखिरी छोर तक हो आए, मगर वह कहीं नहीं दिखाई दी। कोई और भी नहीं दिखा, जबकि इस बात के प्रति सब श्योर थे कि वहां से नीचे जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था। लड़की तो जैसे जादू के जोर से गायब हो गई थी। 10 मिनट तक इधर उधर भटकते रहने के बाद शहो दोस्त छतरी के पास वापस लौट आए। उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इनकार में सिर हिला दिया। ये तो हद हो गई यार, सैंडी झुंझलाकर बोला। ये कैसे मुमकिन है कि कोई हमारी आंखों के सामने हनी को उठा ले गया और हमें कोई अंदाजा तक नहीं कि लेकर कहाँ गया। जबरन ले जाई जाती तो भी नहीं दिखाई दी। जयदीप बोला, वैसा होता तो आखिरी वक्त में हनी के मुंह से वह शब्द नहीं सुनाई दिए होते, जिसे सुनकर साफ साफ लगा था कि वह अपनी मर्जी से जा रही थी। लगा बेशक कुछ ऐसा ही था, मगर इस बात में कोई शक नहीं कि वह जबरदस्ती ही यहाँ से ले जाई गई है। अपनी मर्जी से भला जा भी कैसे सकती है? उसे क्या हवा में उड़ना आता था? रोहतास झुंझलाता हुआ बोला। नीचे कोई है पापियो? अरशद गर्दन लटकाकर हॉल में झांकता हुआ बोला। तत्काल सब नीचे देखने लगे। अंधेरा तब भी था, मगर उस अंधेरे में भी किसी के होने का एहसास बराबर हो रहा था, जैसे कोई राजा अपने शहंशाह में बैठा हो और उसके सामने एक नर्तकिया नाच रही हो। उन दोनों के इर्द गिर्द धुंध सी फैली हुई थी, मानो वह नृत्य बादलों के बीच चल रहा हो। अलबत्ता कोई आवाज ऊपर नहीं पहुंच रही थी। अब ये क्या बला है यार, सैंडी झुंझलाकर बोला। हम तो हॉल को खाली छोड़कर आए थे। नाचती दिखाई दे रही लड़की कहीं हनी तो नहीं है? वानी ने संभावना जाहिर की। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐना धीरे से बोली।
अगर वह सच में हनी है तो एक अजनबी के सामने नाच क्यों रही है और वापस नीचे कैसे पहुंच गई? बल्कि जो कमीना कुर्सी पर बैठा है वह कौन है? कहीं सच में ये सब प्रेत लीला तो नहीं है? जयदीप जैसे खुद से बोला। इस बार उस बात को काटने की कोशिश किसी ने नहीं की। चलकर पता लगाते हैं कि माजरा क्या है, रोहतास बोला। मगर इस बार हम कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, फूक फूक कर कदम रखेंगे। मतलब चुपके से बिना कोई आहट किए नीचे पहुंचेंगे, फिर वहां चाहे जो कोई भी हो उसे धर दबोचेंगे, तब सारे राज खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं, अरशद बोला। मेरे ख्याल से तो हम में से किसी को यहाँ छत पर रुकना चाहिए, जयदीप ने अपनी राय व्यक्त की। वजह क्या पता फिर से कोई करतब करके वह हनी को वापस छत पर ले आए। ऐसे में किसी की यहाँ मौजूदगी बहुत जरूरी है। कम से कम पता तो लगेगा कि साला कौन सा जादू कर रहा था। तू खुद क्यों नहीं रुक जाता? सैंडी ने पूछा। आई हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है, तुम लोग नीचे पहुंचो, मैं यहाँ से निगाह रखूंगा और कुछ दिखाई दिया तो आवाज लगाकर सावधान कर दूंगा। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? वानी ने पूछा। सुनकर जयदीप को झटका सा लगा। वैसा सवाल तो नैना को पूछना चाहिए था। उसने हड़बड़ाकर एक सरसरी निगाह वहां खड़े लोगों पर डाली, फिर सवाल किया, नैना कहाँ है पापियो? नैना? सब सकपका से गया। ओह नो! सैंडी के मुंह से सिसकारी सी निकल गई। उसे तो हॉल में ही पड़ा छोड़कर आ गए थे, कहकर उसने सीढ़ियों के दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। अपना ध्यान रखना, कहकर रोहतास सैंडी के पीछे भागा। फिर बाकी लोग भी उधर को ही दौड़ पड़े। मगर जिस तेजी से सैंडी दरवाजे तक पहुंचा था, उतनी ही तेजी से उसने अपने कदमों को ब्रेक भी लगा दिया। आगे सब लोग बहुत सावधानी से बिना कोई आहट उत्पन्न किए सीढ़ियां उतरने लगे। उस स्थिति में उन्हें आम से ज्यादा समय लगना था, मगर वक्त की मांग यही थी कि नीचे पहुंचने की भनक किसी को भी ना लगने दिया जाए। ये अलग बात रही कि जल्द ही उसकी जरूरत खत्म हो गई। वो दोनों अब दिखाई नहीं दे रहे पापियों। छत पर खड़ा जयदीप चिल्लाता हुआ बोला, जल्दी से नीचे पहुंचो, वरना वह हनी को लेकर कहीं दूर निकल जाएंगे। सुनकर तीनों मर्द एक एक छलांग में कई सीढ़ियां उतरते नीचे पहुंचे और दौड़ते हुए गुंबद के नीचे हॉल में जा खड़े हुए। मोबाइल की रोशनी हर तरफ डाली जाने लगी। अलबत्ता लड़कियां उतनी तेजी नहीं दिखा पाई, इसलिए मर्दों से बहुत पीछे रह गई। हॉल पहले की तरह खाली पड़ा था, कहीं कुछ नहीं था। ना तो कोई महाराजा वहां सिंहासन पर बैठा दिखाई दिया, ना ही डांस करती हनी। हाँ, नैना बराबर दिखाई दी, जो कि अभी भी जहां की तहां पड़ी हुई थी। जयदीप! सैंडी ऊपर की तरफ मुंह करके जोर से बोला, सुन रहा हूँ। ये नहीं दिखा कि दोनों किधर गए? नहीं, वहाँ एकदम से पहले जैसा अंधेरा फैल गया और कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। सुनकर उनका दिमाग भन्नाकर रह गया। नीचे आ जा, सैंडी एक बार फिर से जोर से बोला और घुटनों के बल नैना के करीब जाकर बैठ गया। फर्श पर जहाँ लड़की का सिर पड़ा था, वहाँ इर्द गिर्द ढेर सारा खून फैल चुका था। उसने बड़े ही उतावले भाव से उसके गले को थपथपाते हुए आवाज दी, नैना, ओ नैना। कोई हरकत नहीं हुई। अब उठ भी जा पापी, क्यों हमारी जान निकाल दे रही है? कहते हुए उसने जोर से उसे झकझोर दिया। तब तक उसके मोबाइल की रोशनी नैना पर पहुंचकर स्थिर हो चुकी थी। नब्ज और धड़कन चेक कर, रोहतास बोला। जरूरत नहीं है, सांसें चलती साफ दिखाई दे रही है, मगर खून ज्यादा बह गया है, इसलिए फौरन किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा इसे। कैसे? मेन डोर तो बंद है। मेरे बैग में फर्स्ट एड बॉक्स रखा है, निकाल कर दे। तत्पश्चात वे लोग नैना की मलहम पट्टी करने ही जा रहे थे कि उसने आंखें खोल दी। तभी जयदीप भी वहां पहुंच गया। तुम ठीक हो ना बेबी? हाँ ठीक हूँ, कहती हुई वह उठ बैठी। क्या हुआ था ये तो तुम बताओगी हमें, मगर उससे पहले तुम्हारे सिर से बहता खून रोकना जरूरी है, कहकर सैंडी ने एक बैंडेज के रोल से करीब 6 इंच का टुकड़ा काटा और उस पर कोई दवाई लगाने के बाद रोहतास से बोला, लाइट इसके सिर पर दिखा। उसने दिखाया। यहाँ तो हर तरफ खून ही खून है, चोट साफ करनी पड़ेगी तभी जख्म नजर आएगा। मुझे तो, कहकर नैना ने सैंडी के हाथ से बैंडेज
को लिया और फिर एक उंगली से इधर उधर जख्म टटोलना शुरू ही किया था कि उसके मुंह से चीख निकल गए। फिर एक जगह पट्टी को टिकाती हुई बोली, अब बांध दो। सैंडी ने मिनट भर के भीतर उस काम को पूरा कर दिखाया। अब बता क्या हुआ था? ठीक नहीं पता। मैं और हनी यहाँ बैठे सुट्टे लगा रहे थे, तभी मुझे अपने आसपास किसी हलचल का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे ऊपर से कोई चीज एकदम से हमारे करीब आ गिरी हो। आसपास अंधेरा बहुत था, इसलिए रोशनी करने के इरादे से मैं मैट्रेस पर पड़ा अपना मोबाइल टटोलने लगी। तभी हनी ने मेरे चेहरे को अपने पंजे से दबोचा और पूरी ताकत से पीछे की फर्श पर पटक दिया। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानती। ये पक्का है कि तुझे धक्का हनी ने ही दिया था। और किसने दिया होगा पापियो? वही तो बैठी थी मेरे करीब। तुम सब तो उस वक्त गेट पर खड़े थे। थोड़ी देर के लिए मान लो कि तुम दोनों के अलावा भी कोई आसपास रहा हो सकता है। ऐसे में क्या संभावना है कि तुम्हें धक्का देने वाला हाथ हनी के ना रहे हो? जयदीप ने पूछा। हाथ किसी लड़की के ही थे। हनी थी या कोई और ये मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकती। वैसे वह है कहाँ? तुम लोग उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? नहीं पूछ सकते क्योंकि वह हमें ढूंढे नहीं मिल रही, कहकर जयदीप ने उसकी बेहोशी के बाद का तमाम किस्सा कह सुनाया। सुनकर वह यूं सन्न हुई कि मुंह से अफसोस भरे शब्द तक नहीं निकल पाई। हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए, वानी ने सलाह दी। मतलब कि अपना मोबाइल हमें ऑन करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। वैसे भी हनी गायब है। ऐसे में देर सवेर तो सबको पता लग ही जाएगा कि आज रात हम कहाँ थे। मैं करती हूँ पुलिस को कॉल, कहकर ऐना ने अपना मोबाइल ऑन किया। फिर थोड़े इंतजार के बाद बोली, ओह नो, यहाँ तो सिग्नल ही नहीं है। तुम लोग चेक करो प्लीज। मेरा भी नेटवर्क गायब है, सैंडी अपना मोबाइल ऑन करके थोड़ी देर बाद बोला। फिर जल्द ही ये बात क्लियर हो गई कि उनमें से किसी का भी मोबाइल उस वक्त नेटवर्क में नहीं था, जो कि हैरानी की बात थी क्योंकि उनके पास अलग अलग टेलीकॉम कंपनियां के नंबर थे। किसी एक के साथ समस्या थी तो दूसरे का नेटवर्क तो फिर भी आना चाहिए था। अब क्या करें? अरशद ने पूछा। यहाँ बहुत से दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, जवाब रोहतास ने दिया। हो सकता है वह कमीना हनी के साथ उन्हीं में से किसी एक के पीछे छिपा बैठा हो। ठीक है। बाकी के तीनों मर्द एक साथ बोले और फौरन उस काम में जुट गए। एक एक दरवाजा खोल कर देखा जाने लगा। शुक्र था किसी पर भी ताला नहीं लगा हुआ था। करीब 15 मिनटों तक वह ड्रिल मुतवातर चलती रही, मगर हासिल कुछ नहीं हुआ क्योंकि तमाम कमरों के भीतर बस कबाड़ की शक्ल अख्तियार कर चुके सामान ही पड़े थे, जिन पर जमी धूल की मोटी परत बता रही थी कि हाल फिलहाल वहां कोई आवागमन नहीं हुआ था। सब लोग थक हार कर गुंबद के नीचे खड़ी तीनों लड़कियों के पास वापस लौट आए। उसी वक्त अचानक बज उठे म्यूजिक ने उन्हें चौंका कर रख दिया। साथ ही पूरा हॉल तेज प्रकाश से भर उठा, जिसने उनकी आंखों को चकचौंधा कर रख दिया। लाइट आ गई, मतलब जनरेटर फिर से चला दिया गया है, कहकर सैंडी ने अरशद की तरफ देखा। देखकर आ, क्या दरवाजा भी खोला जा चुका है? सुनकर अरशद फौरन उधर को बढ़ गया। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने कुंडा हटाया और पल्लों को भीतर की तरफ खींचा तो वह निर्विघ्न खुलते चले गए। फिर जैसे ही उसकी निगाह दरवाजे के बाहर चबूतरे पर पड़ी, उसके हलक से एक दिल दहला देने वाली चीख निकल गई।